हिमाचल प्रदेश वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने रविवार को ऊना सदर में विकास कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने जनसंपर्क के दौरान लोगों की समस्याओं को भी सुना और उन्हें हल करने के अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र को एक एम्बुलेंस भी सरकार की तरफ से प्रदान की। हिमाचल प्रदेश वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कार्यक्रम के दौरान बसदेहड़ा स्वास्थ्य केंद्र का जायजा लिया और वहां स्वास्थ्य सुविधाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने जनता को मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य केंद्र को एक एम्बुलेंस भी सरकार की तरफ से प्रदान की। सतपाल सत्ती ने इस एम्बुलेंस के आने से स्वास्थ्य केंद्र से संबंधित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को काफी फायदा होने की बात कही। उन्होंने इस सुविधा से यहाँ के लोगों की ऊना पर निर्भरता को कम होने का दावा भी किया। सतपाल सत्ती ने केंद्र सरकार द्वारा बढ़ती महंगाई के मद्देनजर पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में की गई कटौती को जनता को राहत देने वाला कदम बताया। मोदी सरकार द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों पर टैक्स में कटौती के माध्यम से जनता को दी गई राहत को केंद्र की बीजेपी सरकार की संवेदनशीलता और जनता के प्रति जवाबदेही का परिणाम बताया। केंद्र सरकार ने अच्छा किया। पिछले कल नरेंद्र मोदी जी ने सेंटर से पेट्रोल और डीजल के और रसोई गैस के सिलेंडर का काफी मात्रा में उसको सस्ता किया है और इसके कारण परेशानी हो रही थी जनता को। आप सब लोग जानते हैं कि आज पेट्रोलियम पदार्थों के बिना कोई व्यक्ति घर में रोटी भी नहीं पका सकता है, कोई गाड़ी नहीं चला सकता है। तो पेट्रोलियम पदार्थों का रेट कम हो, उसके लिए मोदी जी ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने अपील भी की है स्टेट गवर्नमेंट से कि आप सब लोग भी इसमें जो टैक्स है उसको कम करें ताकि जनता को राहत मिले और जनता आराम की जिंदगी जी सके। उसके लिए मैं नरेंद्र मोदी जी का और केंद्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वहीं लोगों की माने तो एम्बुलेंस सेवा के शुरू होने से उन्हें और आसपास के लोगों को काफी फायदा होगा, क्योंकि पहले अगर कोई अचानक बीमार पड़ता था तो एम्बुलेंस ऊना से बुलानी पड़ती थी, जिसमें काफी समय लगता था। लेकिन अब नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में यह सेवा शुरू हो गई है। इससे एक तो समय की बचत होगी, वहीं बीमार व्यक्ति को समय पर उपचार भी मिल सकेगा। जो आज ये 108 नंबर एम्बुलेंस दी गई है, इसका मैं सतपाल जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि ये जो स्वास्थ्य संबंधी सेवा दी गई है ये नज़दीक के सभी क्षेत्रों को, गांव को लगती है और लोगों को इससे बहुत अच्छी राहत मिलेगी। और ये जो 108 नंबर एम्बुलेंस की सेवा हमें दी गई है, ये सरकार का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमें इस सेवा के लिए ऊना को फोन करना पड़ता था, जिसके लिए जब तक हमारा मरीज बिस्तर पे होता था तो ज्यादा बीमार हो जाता तो हम ऊना को फोन करते थे। इससे काफी नुकसान होता था और हमें इस एम्बुलेंस का बहुत फायदा है। हिमाचल प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज होने के साथ साथ जहां सभी राजनीतिक दलों की गतिविधियां बढ़ गई हैं, वहीं सामाजिक स्तर पर भी सभी वर्गों के लोगों ने अपने अपने हितों को लेकर चिंतन मनन आरंभ कर दिया है। इसी सिलसिले में अन्य पिछड़ा वर्ग की एक अहम बैठक ऊना में आयोजित की गई। अन्य पिछड़ा वर्ग की एक अहम बैठक ऊना में आयोजित हुई। इस बैठक में अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित नेताओं ने मौजूदा सामाजिक और राजनीतिक स्तर का आंकलन किया और विचार विमर्श किया। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग के नेताओं ने अभी तक ओबीसी को राजनीतिक स्तर पर उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलने की बात कही। उन्होंने इस वर्ग के उत्थान के मद्देनजर जनसंख्या के हिसाब से ओबीसी को राजनीति में स्थान देने की वकालत भी की। अन्य पिछड़ा वर्ग के नेताओं का मानना है कि राजनीतिक स्तर पर पहचान नहीं मिलने के कारण ही यह वर्ग दबा हुआ है। हम सब जानते हैं कि संविधान की मूल भावना जो है वो समानता है। समाज में जब तक समानता नहीं आएगी हमारा देश विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता। प्रति व्यक्ति आय तभी बढ़ेगी जब समाज का हर वर्ग साधन संपन्न होगा, समान रूप से साधन संपन्न होगा। तो देखा गया 75 साल का अनुभव यही कह रहा है कि हमारे समाज में कुछ एक ऐसे कारण रहे जिसके कारण हर वर्ग में समानता नहीं आई है। मुख्य रूप से जब तक कोई भी वर्ग राजनीतिक तौर पर सशक्त नहीं होता तब तक वो वर्ग उस वर्ग का उत्थान नहीं हो सकता। भारत उस दिन मजबूत होगा जिस दिन समाज का हर वर्ग समान रूप से सशक्त होगा। तो देखा यह गया है कि बड़ी खुशी की बात है कि हर विधानसभा चुनाव में जनरल कैटेगरी के 30 विधायक बन जाते हैं और ये भी बड़ी खुशी की बात है कि हर विधानसभा में 17 विधायक अनुसूचित जाति के बन जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण हर विधानसभा में 18 विधायक ओबीसी वर्ग के नहीं बने अभी तक सिर्फ 5 विधायक ही बन रहे हैं। तो जो एक चिंता का विषय है, इस वर्ग का उत्थान उस दिन होगा जिस दिन ये वर्ग राजनीतिक रूप से बाकी अन्य सभी वर्गों के
की भांति राजनीतिक रूप से ये वर्ग भी साधन संपन्न हो जाएगा। इसलिए नेहरू युवा केंद्र सोलन द्वारा जिला परिषद हॉल में युवाओं को केंद्र सरकार की योजनाओं एवं निवेश की जानकारी के लिए लगाए गए 3 दिवसीय कार्यशाला का आज समापन हुआ। समापन अवसर पर राज्य पर्यटन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष रश्मिधर सूद मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहीं। सोलन में आयोजित 3 दिवसीय कार्यशाला में विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष युवाओं को अपने अपने विषय में संपूर्ण जानकारी दी गई ताकि युवाओं को उनके जीवन में इन अमूल्य जानकारियों से लाभ मिल सके। इस कार्यशाला में 80 के करीब युवाओं ने भाग लिया। कार्यशाला में नेहरू युवा केंद्र के डिप्टी डायरेक्टर ईरा प्रभात ने कार्यशाला की पूरी जानकारी दी, वहीं इसके लाभ भी बताए। राज्य पर्यटन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष रश्मिधर सूद ने बताया कि नेहरू युवा केंद्र द्वारा युवाओं को जागरूक करने के लिए 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जो कि आज संपन्न हुआ, जिसमें निवेश के विभिन्न क्षेत्रों में आए विशेषज्ञ युवाओं को जागरूक किया। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं सहित युवाओं को निवेश, वेब, जेम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, साइबर क्राइम सहित विभिन्न अमूल्य प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम बारे भी युवाओं को जागरूक किया गया, जो कि आने वाले समय में युवाओं के लिए लाभकारी होगा। आज 3 दिवसीय नेहरू युवा केंद्र के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट सत्र जो चल रहे थे उसका आज समापन था, जिसमें किस तरह से आपने अपने आप को सुरक्षित रखना है, LIC किस तरीके से, मुद्रा योजना, इन सब के बारे में जो आज यूथ को 3 दिन से जानकारी मिल रही थी। पोर्टल में अपने आप को कैसे दर्ज करना है, जेम पोर्टल में कैसे डालना है, नशे से कैसे मुक्त करना है, साइबर क्राइम से अपने आप को कैसे बचाना है, इन सब के सत्रों के मध्य आज समापन था और युवाओं से मिलने का एक इतना बेहतरीन मौका नहीं हो सकता था। मैं ईरा जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, नेहरू युवा केंद्र को बधाई देती हूँ कि इतना सफल कार्यक्रम उन्होंने किया, जिसमें यूथ को जागरूकता मिली और यूथ आने वाले समय के लिए अपने आप को तैयार करेगा कि हमें कुछ नया करना है, अपने पाँव पे खड़ा होना है और 10 लोगों को अपने साथ जोड़कर उनको रोजगार देना है। चाइल्ड लाइन चंबा को सलूनी उपमंडल में एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की की करवाई जा रही जबरदस्ती शादी के संबंध में सूचना प्राप्त हुई। चाइल्ड लाइन की सूचना पर पुलिस और चाइल्ड लाइन टीम की संयुक्त कार्रवाई के कारण एक नाबालिग लड़की बालिका वधू बनने से बच गई। चाइल्ड लाइन की सूचना पर पुलिस और चाइल्ड लाइन की टीम की संयुक्त कार्रवाई के कारण एक नाबालिग लड़की बालिका वधू बनने से बच गई। पूछताछ से पता चला कि नाबालिग लड़की की शादी जिस व्यक्ति के साथ करवाई जा रही थी वह भी उसी उपमंडल का निवासी है और उसकी आयु 27 वर्ष है। नाबालिग लड़की अभी 12वीं कक्षा की छात्रा है। यह भी पता चला कि लगभग 2 वर्ष पहले नाबालिग लड़की की बड़ी बहन का रिश्ता इस व्यक्ति के साथ तय हुआ था, लेकिन जब शादी का समय आया तो ऐन मौके पर बड़ी लड़की ने व्यक्ति से शादी करने के लिए मना कर दी, तो लड़की की मां ने दबाव बनाकर अपनी 15 वर्षीय नाबालिग बेटी को शादी के लिए मना लिया। उसके इस निर्णय से सभी गांववासी और रिश्तेदार कभी भी सहमत नहीं थे। यहाँ तक कि पंचायत और रिश्तेदारों ने उन्हें मनाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन लड़की की मां अपनी जिद पर अड़ी रही। पहले तो यह शादी बड़ी धूमधाम से होने वाली थी, लेकिन रिश्तेदारों के सहयोग न मिलने के कारण उन्होंने इस शादी को मात्र औपचारिकता के माध्यम से संपन्न करने की योजना बना ली थी। जब टीम मौके पर पहुंची तो शादी संपन्न करने के लिए लड़की पक्ष का पंडित वहां पहुंच चुका था, लेकिन जैसे ही उसे टीम के आने का उद्देश्य मालूम हुआ तो वह वहां से भाग खड़ा हुआ। इसके बाद पुलिस टीम को चाइल्ड लाइन की टीम द्वारा नाबालिग लड़की की माता के बयान कलमबद्ध किए और उसे यह हिदायत दी गई कि अगर उसने अपनी बेटी की शादी 18 वर्ष की आयु से पहले करवाई तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चंबा जिला के उपमंडल सलूनी की प्रतिबंधित धारों पर डेरा बसाने और मवेशियों को चुराने गए घुमंतू गुजरों को वन्य प्राणी विभाग की टीम ने वहां से खदेड़ना शुरू कर दिया है। साथ ही हिदायत दी गई है कि अगर दोबारा प्रतिबंधित क्षेत्र में गए तो उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाकर कार्रवाई की जाएगी। सलूनी उपमंडल की सेंचुरी एरिया की 13 धारों को न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित किया हुआ है। इसके बावजूद घुमंतू गुज्जर अपने मवेशियों को लेकर इन प्रतिबंधित धारों पर जा रहे हैं। घुमंतू गुज्जरों के प्रतिबंधित धाराओं पर डेरा डालने की सूचना मिलने पर वन्य प्राणी परिक्षेत्र अधिकारी वनपाल और वन रक्षक शनिवार को सेंचुरी एरिया की प्रतिबंधित धारों पर गश्त के लिए पहुंचे। उन्होंने घुमंतू गुज्जरों को समझाकर वहां से खदेड़ दिया। साथ ही हिदायत भी दी कि अगर दोबारा प्रतिबंधित क्षेत्र में गए तो उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाकर कानूनी
कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उधर वन्य प्राणी वन परिक्षेत्र अधिकारी नरेंद्र कुमार ने कहा कि वह टीम सहित मौके पर गए थे। उन्होंने घुमंतु गुजरों को खदेड़ दिया है। इसके साथ ही सख्त हिदायत दी गई है कि अगर दोबारा से प्रतिबंधित क्षेत्र में गए तो उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाएगी। में गए थे, टीम सहित गश्त कर रहे हैं। जैसे ही घुमंतु गंदी गुजरों द्वारा जो हमें पता चला था कि सेंचुरी एरिया में आ रहे हैं और उनको हमने खदेड़ दिया वहां से। और उनको ऐसा भी कहा गया कि अगर दोबारा इस तरह के एरिया में अगर सेंचुरी एरिया में आते हैं तो उनके साथ सख्त कानूनी कार्रवाई करके और पुलिस विभाग द्वारा भी उसमें FIR दर्ज करवाई जाएगी। जिला किन्नौर के तहसील निचाट के अंतर्गत मीरू ग्राम पंचायत के सैकड़ों लोगों द्वारा DLI कंपनी के विरुद्ध विकास कार्यों को नजरअंदाज करने को लेकर चौलिंग बाजार से 12 मेगावाट DLI निजी जल विद्युत परियोजना कार्यालय तक एक आक्रोश रैली निकालकर कंपनी के दफ्तर के बाहर धरने पर डटे रहे। कि आज हमारे को इस आक्रोश रैली को करते हुए दूसरा दिन हो गया है। अभी तक हमारी मांगों को अभी तक कभी अनसुना कर दिया गया है। अगर आज शाम 5 बजे तक हमारे मांगों को नहीं सुना गया तो हम विवश होकर के NH5 को चक्का जाम कर देंगे, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं प्रशासन व DLI कंपनी होगी। शाम 5 बजे तक ये हमारा एक लास्ट वार्निंग रहेगा। समस्त ग्रामवासी मीरू की ओर से जितने भी हमारी मांगे हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरी करने की कृपा करें। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के इस बार फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।